दोस्तों, न्यूज इन फोकस में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है बिपरजॉय साइक्लोन। आज हम जानेंगे यह विषय चर्चा में क्यों है, क्या होते हैं साइक्लोन्स, इनके बनने की क्या प्रक्रिया होती है, इनका नामकरण किस प्रकार किया जाता है, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर से अधिक साइक्लोन्स क्यों आते हैं, साइक्लोन्स, टाइफून, हरिकेन और टॉर्नेडो में क्या डिफरेंस है, भारत में साइक्लोन से निपटने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही अंतिम में जानेंगे हाल के वर्षों में भारतीय उपमहाद्वीप में आए हुए प्रमुख तूफान कौन कौन से हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं यह विषय चर्चा में क्यों है। भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर आया साइक्लोन बिपरजॉय पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। अरब सागर में उठे साइक्लोन बिपरजॉय का असर सीधे तौर पर गुजरात और राजस्थान में देखने को मिल रहा है। बिपरजॉय की जखाऊ पोर्ट के पास कच्छ और सौराष्ट्र तटों पर टकराने के दौरान हवा की स्पीड 115 से 125 किलोमीटर पर आवर थी। उल्लेखनीय है कि भारत में बाइएनियल साइक्लोन सीजन होता है जो मार्च से मई और अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय है, लेकिन रेयर ओकेजन्स पर जून और सितंबर के महीनों में भी साइक्लोन आते हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दशकों में अरब सागर में भी साइक्लोन की संख्या और तीव्रता में वृद्धि हुई है। हर साल औसतन 5 से 6 ट्रॉपिकल साइक्लोन उठते हैं, जिसमें से 2 या 3 सीवियर साइक्लोन्स होते हैं। चलिए अब जानते हैं क्या होते हैं साइक्लोन्स। दरअसल साइक्लोन लो प्रेशर वेदर फेनोमेना होता है, जिसमें हवाएं बाहर से अंदर की ओर तेज गति से घूमती है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को साइक्लोन कहते हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज चलते हैं, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स को हरिकेन, टाइफून इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। साइक्लोन्स 2 प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन का प्रभाव प्रमुख रूप से पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन के क्षेत्रों पर ज्यादा रहता है। इनका डायमीटर 80 से 300 किलोमीटर होता है, कभी कभी इनका डायमीटर 50 किलोमीटर से भी कम होता है। इन साइक्लोन्स की रफ्तार करीब 50 से 300 किलोमीटर पर आवर तक होती है, क्योंकि इनमें इवापोरेशन के कारण भारी मात्रा में लेटेंट हीट रहता है। इनकी स्पीड लैंड की अपेक्षा सागरों पर अधिक तेज होती है। चलिए समझते हैं साइक्लोन्स बनने की प्रक्रिया के बारे में। ये साइक्लोन्स समुद्र के गर्म पानी के ऊपर बनते हैं। समुद्र का टेम्परेचर बढ़ने पर उसके ऊपर मौजूद हवा गर्म और नम होने की वजह से ऊपर उठती है। इससे उस हवा का एरिया खाली हो जाता है और नीचे की तरफ हवा का प्रेशर यानी एयर प्रेशर कम हो जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवाएं वहां पहुंचती है। इसके बाद ये नई हवा भी गर्म और नम होकर ऊपर उठती है और इसका एक साइकिल शुरू हो जाता है, जिससे बादल बनने लगते हैं। इससे एक स्टॉर्म साइकिल बनता है जो धरती के रोटेट होने के साथ ही घूमते रहता है। स्टॉर्म सिस्टम के तेजी से घूमने की वजह से उसके सेंटर में एक आई बनता है जो सबसे शांत इलाका माना जाता है और यहाँ एयर प्रेशर सबसे कम होता है। ये स्टॉर्म सिस्टम हवा की स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर होने तक ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहलाते हैं, जबकि हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर पहुंचने पर ये स्टॉर्म साइक्लोन्स बन जाते हैं। साइक्लोन आमतौर पर ठंडे इलाकों में नहीं बनते हैं, क्योंकि इन्हें बनने के लिए गर्म समुद्री पानी की जरूरत होती है। लगभग हर तरह के साइक्लोन्स बनने के लिए समुद्र के पानी का सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना जरूरी होता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD साइक्लोन्स को उनके मैक्सिमम सस्टेन्ड सरफेस विंड स्पीड के आधार पर वर्गीकृत करता है। अगर साइक्लोन्स की स्पीड 51 किलोमीटर पर आवर से कम है तो उसे डिप्रेशन कहते हैं। 52 से 61 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाले साइक्लोन्स डीप डिप्रेशन कहे जाते हैं। वहीं 62 से 87 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाले साइक्लोन्स को साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं, जबकि 88 से 117 किलोमीटर पर आवर के साइक्लोन्स को सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, 118 से 221 किलोमीटर पर आवर के साइक्लोन्स को वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और 222 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड के साइक्लोन्स को सुपर साइक्लोन्स कहते हैं। चलिए अब समझते हैं बंगाल की खाड़ी में अरब सागर से अधिक साइक्लोन्स क्यों आते हैं। बे ऑफ बंगाल अधिक साइक्लोन्स का अनुभव विभिन्न कारणों से करता है। बंगाल की खाड़ी का वाटर साइक्लोन्स के फॉर्मेशन के लिए अनुकूल है, क्योंकि वह अरब सागर से अपेक्षाकृत गर्म है। यहाँ के कुछ साइक्लोन्स पैसिफिक ओशन से भी आते हैं। समुद्र के सेब को भी साइक्लोन्स के फॉर्मेशन में एक फैक्टर माना जाता है। बंगाल की खाड़ी में हर साल कम से कम 3 साइक्लोन्स बनते हैं।
ये साइक्लोन आमतौर पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु या बांग्लादेश से प्रवेश करते हैं। अरब सागर का वाटर रिलेटिवली कोल्ड होता है। कोल्ड वाटर साइक्लोन के फॉर्मेशन एवं इंटेंसिफिकेशन के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। इसके अलावा भारत का ईस्ट कोस्ट केवल बंगाल की खाड़ी से ही साइक्लोन्स प्राप्त नहीं करता, बल्कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स के निकट स्थित अंडमान सी से भी प्राप्त करता है। परंतु पैसिफिक ओशन के साइक्लोन्स अरब सागर तक नहीं पहुंच पाते हैं। इंडियन पेनिसुला के लैंड मास से टकरा जाने के कारण वे कमजोर पड़ जाते हैं। ये जानते हैं साइक्लोन्स का नामकरण कैसे किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन या पूरे वर्ल्ड में एक समय में एक से अधिक साइक्लोन्स हो सकते हैं और यह एक वीक या उससे अधिक समय तक चल सकते हैं। ऐसे में डिजास्टर रिस्क अवेयरनेस, मैनेजमेंट और रेस्क्यू ऑपरेशंस को सुविधाजनक बनाने में किसी कंफ्यूजन से बचने के लिए हर स्टॉर्म को अलग नाम दिया जाता है। साइक्लोन्स के नेमिंग की शुरुआत अटलांटिक रीजन में 1953 में हुई एक संधि से हुई थी। वहीं इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो यहाँ यह सिस्टम वर्ष 2004 में शुरू हुआ था। वर्ष 2000 में WMO ने नॉर्दर्न इंडियन ओशन बेसिन में साइक्लोन्स के लिए नेम्स असाइन करना आरंभ करने के लिए ओशन बेसिन के आसपास के देशों द्वारा सजेस्टेड नेम्स की सूची का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। नॉर्थ इंडियन ओशन क्षेत्र में नामकरण की शुरुआत वर्ष 2004 से की गई थी। पहले से ही इसमें नेम्स की लिस्ट तैयार कर नामकरण करने वाली कमेटी को सौंप दिया जाता है। फिर वह कमेटी इस लिस्ट में से देश के नेम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से साइक्लोन्स का नामकरण करती है। साइक्लोन्स के नाम रखने की वजह से साइंटिफिक कम्युनिटी, डिजास्टर मैनेजर्स, मीडिया और आम लोगों में हर साइक्लोन्स को अलग अलग पहचानने में मदद मिलती है। इससे जागरूकता फैलाने में भी आसानी होती है। विश्व भर में हर ओशन बेसिन में बनने वाले साइक्लोन्स को ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स एंड रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स द्वारा नामित किया जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर सहित दुनिया में 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं। चलिए अब जानते हैं साइक्लोन, टाइफून, हरिकेन और टॉर्नेडो में क्या डिफरेंस है। स्टॉर्म या तूफान वातावरण में एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है जो तेज हवाओं के जरिए सामने आता है और उसके साथ बारिश, बर्फ या ओले पड़ते हैं। जब ये धरती पर होते हैं तो आम तूफान कहलाते हैं, लेकिन समुद्र से उठने वाले स्टॉर्म्स को साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन आम स्टॉर्म से ज्यादा तीव्र और खतरनाक होते हैं। साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून तीनों एक ही चीज होते हैं और इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। दुनिया भर में साइक्लोन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड में बनने वाले साइक्लोन्स को हरिकेन, फिलीपींस, जापान और चीन में आने वाले साइक्लोन्स को टाइफून और ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर यानी भारत के आसपास आने वाले तूफान को साइक्लोन्स कहा जाता है। समुद्रों के लिहाज से देखें तो अटलांटिक और उत्तर पश्चिम महासागरों में बनने वाले साइक्लोन्स हरिकेन कहलाते हैं। उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में बनने वाले साइक्लोन टाइफून कहलाते हैं। वहीं दक्षिण प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में उठने वाले तूफान साइक्लोन कहलाते हैं। इसी वजह से भारत के आसपास इलाकों में आने वाले समुद्री तूफान साइक्लोन कहलाते हैं। वहीं टॉर्नेडो भी भयानक तूफान होता है, लेकिन ये साइक्लोन नहीं होता है क्योंकि ये समुद्र के बजाय ज्यादातर धरती पर ही बनते हैं। टॉर्नेडो सबसे ज्यादा अमेरिका में आते हैं। चलिए अब जानते हैं भारत में चक्रवात से निपटने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। पिछले 10 वर्षों में भारतीय मौसम विभाग IMD द्वारा मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में कई महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए मौसम संवेदी गतिविधियों के अवलोकन और पूर्वानुमान से जुड़ी प्रणाली को उन्नत बनाया गया है। भारत ने साइक्लोन्स के प्रभावों को कम करने के लिए स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स करने के लिए नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य कमजोर लोकल कम्युनिटीज को साइक्लोन्स और अन्य जल मौसम संबंधी डिजास्टर्स के प्रभाव से बचाना है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के गठन के बाद इसका मैनेजमेंट सितंबर 2006 में NDMA को स्थानांतरित कर दिया गया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट के लिए इन्वायरमेंट एंड सोशल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के मसौदे का अनावरण किया है, जो यह तय करेगी कि तटीय राज्यों के लिए दिशा निर्देशों को निर्धारित करके मंजूरी हेतु संभावित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा
समुद्र, खाड़ी, क्रीक, नदियों और बैकवाटर के कोस्टल एरियाज जो हाई टाइड लाइन से 500 मीटर तक ज्वार से प्रभावित होते हैं तथा लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के बीच के एरियाज को वर्ष 1991 में कोस्टल रेगुलेशन जोन के रूप में घोषित किया गया। साथ ही चक्रवातों की कलर कोडिंग भी की जाती है। यह एक मौसम चेतावनी है जो IMD द्वारा लोगों को प्राकृतिक खतरों से पहले सतर्क रखने के लिए की जाती है, जिसमें हरे, पीले, नारंगी और लाल 4 रंगों का उपयोग किया जाता है। चलिए अब जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में हाल के वर्षों में आए प्रमुख तूफानों के बारे में। वर्ष 2021 में भारत में आने वाला सबसे शक्तिशाली साइक्लोन था साइक्लोन ताउते, जिसने 17 मई 2021 को गुजरात में दस्तक दी थी। वर्ष 2020 में चक्रवात अम्फान जो भारत और बांग्लादेश से टकराने वाला सबसे शक्तिशाली साइक्लोन था। नेक्स्ट है साइक्लोन गाजा, जो एक भयंकर साइक्लोनिक स्टॉर्म था जो नवंबर 2018 में भारत और म्यांमार से टकराया था। फानी साइक्लोन वर्ष 2019 में उड़ीसा में पुरी के पास और देश के पूर्वी तटों पर भारी तबाही मचाई थी। वर्ष 2014 के तूफान हुदहुद ने अक्टूबर 2014 को आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में काफ़ी तबाही मचाई थी।